बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डाइजेशन के चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को ही पढ़ रहे हैं और इसमें जो आज हमने पढ़ना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इसके कितने हैं, इट हैज़ 3 पार्ट्स और वो कौन कौन से हैं वो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, डोडिनम, उसके बाद जेजुनम और फिर इलियम। इन तीनों में डाइजेशन कैसे होती है इसकी हम डिटेल पे जाएंगे। अभी देखें कि जो अगर हम जानना चाहें कि पूरी लेंथ कितनी है, एंटायर लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कितनी है, तो ये 6 मीटर्स लॉन्ग होती है। यानी इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर्स। अब आ जाए ज़रा फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ डोडिनम। डोडिनम जो है ना, अब ये क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट है। और अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये कोई बहुत लंबी नहीं होती। अब जो है ना, जब फूड एंटर होता है डोडिनम में तो क्या होगा कि सिक्रीशंस आ जाती हैं पैंक्रियास से भी और लिवर में भी। यानी कि फूड जब एंटर हो रहा है ना यहाँ इसमें डोडिनम में, तो क्या होगा कि ये दोनों, जब वो फूड वहाँ आता है तो ये दोनों ही अपनी सिक्रीशंस को वहाँ पर उसमें सिक्रीट कर देते हैं, यानी पैंक्रियास भी और लिवर भी। अब जो है वो इसके बाद जो है वो क्या होता है कि आपकी जो भी ये उसमें रिलीज़ हो जाती हैं, तो जो आपका पैंक्रियास रिलीज़ करता है ना वो क्या है, दैट इज़ पैंक्रियाटिक जूस। यानी पैंक्रियास क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करेगा, यानी पैंक्रियास की सिक्रीशन को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं और ये डोडिनम इसको सिक्रीट कर देता है। अब इसमें जो इसको करती है वो क्या है, पोर जो करती है डक्ट, वो है पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये खुद क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन है और इसकी जो है आप देखें पीएच जो है ये पीपीटी नहीं है, पीएच है। पीएच जो है इसकी कितनी होती है, ये तकरीबन 8 के इर्द रहती है। अब देखें कि अल्कलाइन है और पीएच कितनी है इसकी, 8 है। तो अब आपको यहाँ एक बात तो सोचनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि अभी इससे पहले फूड कहाँ थी, स्टमक में थी ना। तो स्टमक जो था वो आपको याद होगा कि वहाँ मीडियम क्या है, एसिडिक है। यानी वहाँ पीएच कितनी थी, 1 to 3 रेंज है और क्लोज टू 2 रहती है आमतौर पे। तो जो वहाँ से फूड जब आ रही है तो क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ से आ रहे हैं तो वो क्या है, एसिडिक एक्शन है उनका। अब ये क्या है, जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है ये क्या है, ये एल्कलाइन है, इसकी पीएच है 8। ये क्या करेगा कि उसको जो आ रहा है एसिडिक एक्शन जो है उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस तरह से क्या होगा कि अब पीएच जो है वो एसिडिक नहीं रहेगी उसकी भी, और वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। एंजाइम्स जो हैं, 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और फिर है पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये दोनों जो हैं ये एक्टिव एंजाइम्स हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है ट्रिप्सिनोजिन और चौथा है काइमोट्रिप्सिनोजिन। ये दोनों एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं, ये एक्टिव एंजाइम्स नहीं होते, ये इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ जो है वो एंजाइम है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज की बात कर लें तो एमाइलेज एक और भी आपने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है, स्लाइवरी एमाइलेज। अब यहाँ पर भी एमाइलेज जो है वो सिक्रीट होता है पैंक्रियास से भी, और जो जैसे कि आपको पहले जहन में होगा कि ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है और काम क्या है कि ये हाइड्रोलाइज कर देता है पॉलीसेक्राइड्स को, और किसमें, माल्टोज और इवन ग्लूकोज में भी ये उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। दूसरा जो है वो आ जाता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये प्रिंसिपल एंजाइम है या मेन एंजाइम है कि जो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस फैट्स की करता है, और ये हाइड्रोलाइज करेगा फैट्स को न्यूट्रल फैट्स में, और ये कन्वर्ट उसमें किस किस में कर देता है, मोनो और डाई ग्लिसरोल्स, यानी कि आपको पता है डाई ग्लिसरोल्स को डाईग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसके बाद ग्लिसरोल है, फैटी एसिड्स है, इनमें इसको ये क्या करेगा कि इनमें इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास एंजाइम प्रिकर्सर्स, और उसमें है आपका ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन। इनकी अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो एंजाइम प्रिकर्सर्स है ना, तो सबसे पहली बात कि प्रिकर्सर्स क्या होते हैं। प्रिकर्सर्स याद रखें कि ये एक्चुअली क्या होते हैं कि ये कंपाउंड्स होते हैं कि जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, कि जो एक और कंपाउंड बना दे, और ये
जो है इनएक्टिव फॉर्म में इनको ज़ाइमोजेंस भी कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और ये क्या करेंगे कि स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोसेस जब होता है और आम तौर पे क्या होता है इसमें कि क्लीवेज हो जाती है कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो इससे ये क्या होते हैं कि ये फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि फुली फंक्शनल एंजाइम्स में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एंजाइम प्रिकर्सर्स जो हैं ये होते हैं। अब इसमें 2 एंजाइम प्रिकर्सर्स की हमने बात की थी, वो था ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन। अब जो ट्रिप्सिनोजिन है ना, तो इसमें क्या होगा कि ट्रिप्सिनोजिन जो है इसको जो चीज़ एक्टिवेट करती है ना, वो क्या है कि वो एक्चुअली ये वाला आपका ट्रिप्सिनोजिन जो है इसके ऊपर कौन आएगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड से एंट्रोकाइनेज। अब देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंट्रोकाइनेज कौन सिक्रीट करता है, तो याद रखें कि ये एक्टिवेटर एंजाइम है और इसको इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, यानी हमारी एक्चुअली इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंट्रोकाइनेज क्या है, ये एक्टिवेटर एंजाइम है और इसको सिक्रीट कौन करता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी पैंक्रियास ने इसको नहीं किया, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ट्रिप्सिनोजिन जो है एंट्रोकाइनेज, इसको किस में ये चेंज कर देगा, इसको ये ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म में ये चला जाएगा। अब होता क्या है कि जिस वक्त एक बार ट्रिप्सिन बन जाती है ना, तो अब एंट्रोकाइनेज की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है ना ये क्या करता है कि ये मज़ीद जो ट्रिप्सिनोजिन है उसको ये एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में चेंज कर सकता है। इसी तरह से जो है ना ट्रिप्सिन का अपना क्या एक्शन है कि ये ट्रिप्सिन जो है वो किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर, और इनको चेंज किस में कर देगा, पॉलीपेप्टाइड्स में, ये इसका अपना एक्शन है। अब दूसरा जो आ जाता है काइमो ट्रिप्सिनोजिन, अब ये भी इनएक्टिव है। जो काइमो ट्रिप्सिनोजिन है ये क्या है, ये भी इनएक्टिव एंजाइम है और इसको एक्टिव फॉर्म में यानी कि काइमोट्रिप्सिन जो है ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसमें कौन चेंज करता है, ट्रिप्सिन ही चेंज कर देता है इसको। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके जो एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं ये क्या है कि ये एक्टिव एंजाइम्स में चेंज हो जाते हैं और ये जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ बाइल। बाइल जो है ना इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, इट इज़ मैन्युफैक्चर इन द लिवर। तो इसको कौन करेगा, लिवर मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन स्टोर कौन करेगा, गॉल ब्लैडर, यानी मैन्युफैक्चर लिवर में होता है और जाके स्टोर कहाँ हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। अब बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का बेसिक फंक्शन जो है ना वो क्या है, इमल्सिफिकेशन है। अब इमल्सिफिकेशन होती क्या है, देखें कि हमने कहा कि ये इमल्सिफिकेशन करता है, तो एक्चुअली जो आपकी होती है ना फैट, ये एक बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की शक्ल में होती है। बाइल का क्या करता है कि उसको छोटे छोटे से बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे से जो है ना ड्रॉपलेट्स उसमें चेंज कर देता है और उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको इमल्शन कहते हैं। यानी जब फैट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, बाइल, तो उस किस में चेंज कर देगा, इमल्शन में। और इमल्शन में क्या होते हैं, न्यूमरस स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि फ़ैट वो जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की शक्ल में थी वो किस में चेंज हो जाएगी, छोटे छोटे से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। अब इमल्सिफिकेशन का फ़ायदा क्या है, इमल्सिफिकेशन जो एक्चुअली जब वो छोटे छोटे से वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो लिपिड का जो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और वो लार्ज सरफेस एरिया जो है वो क्या करेगा कि वो लाइपेज को जो है वो अपने एक्शन में हेल्प करेगा और जो फैट्स और ऑयल्स की जो डाइजेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है वो है ये थर्ड पार्ट, और मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट, यानी फर्स्ट तो रोडिनम थी ना, सेकंड जेजुनम और थर्ड जो है वो है इलियम। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जेजुनम जो है ना ये कितनी होती है, ये 2.5 मीटर्स लॉन्ग है और इलियम जो है वो कितनी है, 3.5 मीटर्स लॉन्ग है। लेंथ जेजुनम की कितनी है, 2.5, और जो है इलियम की कितनी है, 3.5 मीटर्स लॉन्ग है ये। अब यहाँ डाइजेशन देखें कि अब मुकम्मल होनी है, यानी कि प्रोटीन्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, फैट्स की है, यहाँ आके वो क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो लाइनिंग जो है ना इसकी जेजुनम और इलियम की, अब ये बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करती है, और वो कौन कौन से हैं, तो ये देखें, ये जो 5 एंजाइम्स की मैंने नाम लिखे हैं,
ये सारे के सारे जो हैं वो लाइनिंग जो है वो जेजुनम और इलियम की यही सिक्रीट करती है। और अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाता है कि एमिनो पेप्टिडेज। एमिनो पेप्टिडेज जो है उसका यहाँ नाम नहीं लिखा। एमिनो पेप्टिडेज जो है ओह आई होप कि स्किप हो गया। एमिनो पेप्टिडेज पहला एंजाइम है। अब ये क्या करता है, ये करता है कि एमिनो जो पॉलीपेप्टाइड्स जो होती हैं उनको डाईपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। अच्छा नाम वाला लिखा हुआ है ना, ये इरिप्सिन नहीं है, ये जो है ये आपका ये क्या है, एमिनो पेप्टिडेज। एमिनो पेप्टिडेज क्या करेगा, वो पॉलीपेप्टाइड्स को किस में चेंज कर देगा, इनटू द, ये देखें ये यहाँ इरिप्सिन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एमिनो पेप्टिडेज। तो एमिनो पेप्टिडेज का क्या एक्शन है कि ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को किस में चेंज कर देगा, डाईपेप्टाइड्स में। ये काम किसने किया है, एमिनो पेप्टिडेज ने। इसके बाद जो है वो क्या होता है, अगला हमारे पास इरिप्सिन आ जाता है। इरिप्सिन पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। इरिप्सिन का क्या फंक्शन है कि ये पेप्टाइड्स जो है इनको किस में चेंज करेगा, एमिनो एसिड्स में चेंज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन आ जाता है, लैक्टेज। अभी देखें ये आपने तीनों पढ़े हुए हैं, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज डाइसैक्राइड्स में पढ़े थे ना। तो जब ये एक्चुअली जब इन पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे ना तो ये क्या करेंगे, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में चेंज। देखें जब जेजुनम और इलियम में जब आपके जाती है ना कोई चीज़, जब आपके कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स, तो ये एक्चुअली अपने अपने कंपोनेंट्स में जिनसे ये मिलके बने हुए थे ना उनमें ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे डाइसैक्राइड्स हैं ये, तो ये भी क्या करेंगे, ये टूट के अपने अपने जिनसे ये बने थे, आपको पता है ना कि लैक्टोज किससे बनी होती है, लैक्टोज बनी हुई है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इस पे एंजाइम जो एक्ट करेगा वो कौन है, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है कि लैक्टोज को ब्रेक कर देता है दोबारा से किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसके बाद माल्टोज है, माल्टोज, और माल्टोज किससे मिलके बनी हुई थी, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, याद है ना, अल्फा ग्लूकोजेस। और अब क्या होता है कि जो माल्टोज जो है इस पे एंजाइम कौन सा एक्ट करता है, माल्टेज, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, ग्लूकोज में। इसके बाद सुक्रोज है, टेबल शुगर जिसे आप कहते हैं ना, तो सुक्रोज किससे मिलके बनी थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो सुक्रोज के ऊपर एंजाइम जो है कौन है, वो है दैट इज़ सुक्रेज। सुक्रेज जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसको किस में चेंज कर देगा, जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इस तरह से क्या होता है कि ये सारे एंजाइम्स जो है मिलके क्या करते हैं कि ये इनको जो आपके थे इनको इनके कंपोनेंट्स में जो इनसे मिलके बने थे उसमें चेंज कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज की बात जो है ना। अब ये ना समझे, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्चुअली इसको पैंक्रियास ने ही रिलीज़ किया था, यानी इट इज़ पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। और लेकिन जो इसका एक्शन जो होता है ना वो कॉन्टीन्यूड रहता है। और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि कॉन्टीन्यूड है, जब इसकी आपको पता है डुओडेनम में ही जो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो था उसमें शामिल था। तो वो फैट्स की डाइजेशन जो होती है ना, ये इसको अब ये मुकम्मल कर देगा और ये किस में चेंज कर देगा, इनको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोज में चेंज कर देगा। और इस तरह से जब ये सारे के सारे जो है अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि अब आपको याद है कि जब स्टमक से जब आपकी फूड आई थी तो वो किस शक्ल में थी, काइम। काइम कैसा होता है, थिक लिक्विड। काइम इज़ अ थिक लिक्विड। लेकिन अब ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटरी इमल्शन में। और इस वाटरी इमल्शन को हम क्या कह देते हैं, काइल। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।